नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का लिखा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प खंड काव्य है, मुक्ति दूत। ये महात्मा गांधी के जीवन पर है, लेकिन ये कोई आम जीवनी नहीं है। ये उनके जीवन को एक काव्यात्मक नजरिए से देखती है, खास तौर पर उनके मुक्ति दूत वाले रूप पर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस काव्य की गहराई में उतरें और समझें कि कवि ने गांधी जी को इस भूमिका में कैसे देखा और घड़ा है। ये वाकई एक बहुत आकर्षक विषय है और ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ इतिहास नहीं बल्कि इतिहास की एक काव्यात्मक व्याख्या देख रहे हैं। कवि ने गांधी जी को सिर्फ एक राजनीतिक नेता की तरह नहीं दिखाया है, बल्कि उन्हें भारतीय परंपरा के अवतारवाद के सांचे में ढाला है। मतलब जैसे कोई दैवीय शक्ति हो जिसे किसी खास मकसद के लिए भेजा गया हो। ये नजरिया हमें उन घटनाओं को एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखने का मौका देता है। अच्छा, तो अवतारवाद मतलब कवि शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि एक अवतार की कहानी है। ये तो पूरे काव्य को देखने का नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये काव्य 5 सर्गों यानी अध्यायों में बटा है। पहले सर्ग में क्या होता है? जी, 5 सर्ग। और पहले सर्ग में कवि एक तरह से मंच तैयार करते हैं। वो उस समय के भारत की एक तस्वीर खींचते हैं। एक ऐसा देश जो अंग्रेजों के हाथों आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मतलब पूरी तरह कुचला जा रहा था। और इसी माहौल में कवि एक बहुत शक्तिशाली तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे रावण के अन्याय को मिटाने के लिए राम आए और कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए कृष्ण। बिल्कुल ठीक उसी तरह भारत भूमि को इस गुलामी से बचाने के लिए मोहनदास का जन्म हुआ। लेकिन एक मिनट, उन्हें अवतार कहना ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी, क्या इससे उनकी जो मानवीय कोशिशें थीं, उनकी जो जबरदस्त राजनीतिक सूझबूझ थी, वो कहीं कम नहीं लगती? मतलब क्या ये एक तरह का सरलीकरण है? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, पहली नजर में ये सरलीकरण लग सकता है, लेकिन हमें शायद कवि के मकसद को समझना होगा। वो शायद ये दिखाना चाहते थे कि गांधी जी का प्रभाव इतना गहरा और इतना व्यापक था कि वो महज एक इंसान की शक्ति से परे लगता था। काव्य में ये बताया भी गया है कि उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनकी आत्मा में पहाड़ जैसी मजबूती थी। तो अवतार शब्द का इस्तेमाल शायद उनके इसी असाधारण आत्मबल को दर्शाने का एक साहित्यिक तरीका है। ये उनके मुक्ति दूत होने की भूमिका की नींव रखता है। समझ गई। तो पहले सर्ग में उनका जन्म एक दैवीय घटना की तरह स्थापित हो जाता है। इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है? दूसरे सर्ग में बात और भी गहरी होती होगी। बिल्कुल। दूसरा सर्ग गांधी जी के मन के अंदर झांकता है। यहाँ कवि उनके संकल्प के बनने की प्रक्रिया को दिखाते हैं और इसके लिए वो 2 सपनों का इस्तेमाल करते हैं। पहले सपने में गांधी जी की माँ आती हैं और उन्हें सलाह देती हैं, गिरते को सहारा दो और केवल अपना नहीं औरों का भी पेट भरो। सीधे सीधे गांधी जी को भारत का मुक्ति दूत कहकर पुकारते हैं और उन्हें देश की आजादी के लिए लड़ने का आदेश देते हैं। अच्छा, तो एक तरफ माँ की मानवीय प्रेरणा और दूसरी तरफ गुरु का राजनीतिक आदेश। जी, अगर हम इन दोनों सपनों को जोड़कर देखें तो कवि ये दिखा रहे हैं कि गांधी जी के मिशन के 2 स्तंभ थे। एक उनकी मां से प्रेरित मानवीय पक्ष और दूसरा गोखले से प्रेरित उनका साफ राजनीतिक लक्ष्य। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है। तो क्या कवि ये कह रहे हैं कि गांधी जी का रास्ता पहले से ही तय था? मतलब ये सिर्फ राजनीतिक दांव-पेच नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसे दैवीय संकेत मिल रहे थे? एक तरह से हाँ, कवि यही स्थापित करना चाहते हैं कि गांधी जी का संकल्प सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं बना। वो किसी मजबूरी में नेता नहीं बने। उनकी प्रेरणा बहुत गहरी और आंतरिक थी। ये सपने दिखाते हैं कि उनका मिशन एक आध्यात्मिक पुकार जैसा था। और इसी से उन्हें वो नैतिक बल मिला होगा जो आगे चलकर अंग्रेजों के साम्राज्य को हिलाने वाला था। हम्म ठीक है, तो गांधी जी के मन में ये सब चल रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था? जाहिर है अंग्रेज हुकूमत तो चुप नहीं बैठी थी। और यहीं से शायद तीसरे सर्ग में टकराव शुरू होता है। हाँ, तीसरे सर्ग में माहौल एकदम बदल जाता है। यहाँ से जमीन पर असली संघर्ष शुरू होता है। कवि अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों का वर्णन करते हैं। पहले विश्व युद्ध में गांधी जी ने इस उम्मीद में अंग्रेजों का साथ दिया था कि शायद युद्ध के बाद वो भारत के साथ कुछ नरमी बरतेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हाँ, इनाम के तौर पर मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो बिना किसी सुनवाई के किसी को भी जेल में डाल सकता था। सही कहा कि इस मौके ने गांधी जी को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ अपील करने या दिल बदलने की कोशिशों से काम नहीं चलेगा। उनका विश्वास टूट गया। हम्म। और फिर वो भयानक घटना होती है, जलियांवाला बाग का नरसंहार। उफ,
काव्य में कवि ने उस दृश्य का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि उस खून खराबे को देखकर गांधी जी का कलेजा कांप गया और उनकी आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतर आया, ये पंक्ति बहुत शक्तिशाली है, खासकर जब हम अहिंसा के पुजारी गांधी जी के बारे में बात कर रहे हों। ये दिखाता है कि उस घटना ने उन्हें अंदर तक कितना ज्यादा झकझोर दिया था। बिल्कुल। कवि यहाँ गांधी जी के चरित्र में एक बहुत बड़ा मोड़ दिखा रहे हैं। ये वो पल था जब उन्होंने तय कर लिया कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालना ही होगा। कवि लिखते हैं कि गांधी जी ने उस क्रोध का जहर पी लिया ताकि देश को अमृत जैसी आशा दे सकें। मतलब उन्होंने अपने गुस्से को हिंसा में नहीं बल्कि एक अटूट संकल्प में बदल दिया। जी। और इसी सार्ग में जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और सरदार पटेल जैसे दूसरे नेताओं का भी जिक्र आता है, ये दिखाने के लिए कि अब ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की बन रही थी। तो यहाँ से आंदोलन का बिगुल बचता है। और चौथा सर्ग तो मुझे लगता है पूरी तरह से एक्शन से भरपूर होगा। एकदम। चौथा सर्ग स्वतंत्रता संग्राम का धधकता हुआ रूप है। जलियांवाला बाग के बाद अगस्त 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन का आह्वान करते हैं और देश में जैसे एक तूफान आ जाता है। लोग अपनी सरकारी उपाधियां लौटा देते हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होता है, छात्र स्कूल छोड़ देते हैं और वकील अदालतें। हाँ, पूरा सरकारी तंत्र ठप पड़ने लगता है। इसने तो ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। और सरकार ने जवाब में साइमन कमीशन भेजा। हाँ, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो भारत का अपमान था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने इसका विरोध किया और इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, जिससे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से देश में गुस्सा और भड़क गया। और इसी के बाद वो अपना सबसे प्रसिद्ध आंदोलन करते हैं ना, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा। जी। नमक जैसे साधारण चीज पर टैक्स लगाकर अंग्रेजों ने दिखाया था कि वो आम आदमी की कितनी छोटी छोटी जरूरतों पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं। बिल्कुल। गांधी जी ने इसी को अपना हथियार बनाया। वो अपने 79 साथियों के साथ साबरमती से पैदल दांडी के समुद्र तट तक गए। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार को एक नैतिक चुनौती थी। बिल्कुल। और फिर अंत में आता है सबसे बड़ा आंदोलन, 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के नारे के साथ। हाँ, ये अब तक का सबसे तीव्र आंदोलन था। इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, पुल तोड़े गए, रेलवे लाइनें तक उखाड़ दी गईं। मतलब कवि ये दिखाते हैं कि कैसे गांधी जी की एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता था, जिससे अंग्रेजों के लिए यहाँ शासन करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो इन 4 सर्गों में हमने देखा कि कैसे एक मुक्ति दूत का जन्म होता है, उसे प्रेरणा मिलती है और वो पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर लेता है। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, 5वां सर्ग। यहाँ क्या मिशन पूरा होता है? 5वां सर्ग संघर्ष के अंत और उसके परिणाम को दिखाता है। गांधी जी अपनी खराब सेहत की वजह से जेल से रिहा होते हैं। उधर इंग्लैंड में सत्ता बदलती है। मजदूर दल की सरकार बनती है जो भारत की आज़ादी के पक्ष में थी। प्रधानमंत्री एटली घोषणा करते हैं कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे। तो संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंच रहा था। देश में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। खुशी तो थी, लेकिन उसके साथ एक गहरा दर्द भी था। बंटवारे का दर्द। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग और देश के बंटवारे का दर्द। खैर, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और देश की कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ जाती है। और गांधी जी? इस सब में गांधी जी कहाँ हैं? काव्य के अंत में वे क्या करते हैं? और यहीं पर कवि मुक्ति दूत की अपनी धारणा को अंतिम रूप देते हैं। गांधी जी को लगता है कि जिस काम के लिए उनका अवतार हुआ था, यानी देश को गुलामी से मुक्त कराना, वो पूरा हो गया है। इसलिए वो खुद को सत्ता की राजनीति से पूरी तरह से अलग कर लेते हैं। मतलब वो दिल्ली के जश्न में भी शामिल नहीं होते? नहीं, वो उस समय बंगाल में थे, बंटवारे के दंगों में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। खंड काव्य का अंत गांधी जी द्वारा भारत के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ होता है। वाह! तो उनका काम संदेश देना और मुक्ति दिलाना था, सत्ता हासिल करना नहीं। जैसे ही मिशन पूरा हुआ, वो शांति से उस मंच से हट गए। ये उनके मुक्तिदूत के चरित्र को पूरी तरह से सही ठहराता है। बिल्कुल। कवि का संदेश बहुत साफ है। एक सच्चा मुक्तिदूत सत्ता का भूखा नहीं होता। उसका लक्ष्य लोगों को सशक्त बनाना होता है, उन पर राज करना नहीं। तो कुल मिलाकर मुक्तिदूत खंडकाव्य गांधी जी को सिर्फ एक ऐतिहासिक हस्ती के रूप में नहीं देखता, ये उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष के रूप में चित्रित करता है जिसका जन्म ही भारत को परतंत्रता से मुक्त कराने के एक दैवीय मिशन के लिए हुआ था।
ये काव्य हमें इतिहास के तथ्यों से परे उस भावना को समझने में मदद करता है जो उस दौर के लाखों लोगों के मन में गांधी जी के लिए थी। एकदम सही। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। काव्य का अंत गांधी जी के सक्रिय राजनीति से अलग होने पर होता है। ये आज के दौर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक सच्चे नेता की असली भूमिका क्या होती है? क्या ये किसी भी तरह से शक्ति हासिल करना और उस पर बने रहना है, या फिर लोगों को उनका हक दिलाकर अपना लक्ष्य पूरा करके खुद रास्ते से हट जाना है ताकि लोग अपना भविष्य खुद बना सकें? कवि डॉक्टर मिश्र के अनुसार शायद यही एक सच्चे मुक्तिदूत का असली मार्ग है।